हम लोगों ने 25 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो ये जो तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं 26, 27 और 28, ये तीनों किरचॉफ्स लॉ के हैं, बट ये हम लोग कैपेसिटर पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कैपेसिटर वाला भी केस आपको दिया जा सकता है, तो वहां पर भी सेम जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस में अप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे ही कैपेसिटर में अप्लाई करना है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। ठीक है, तो बस हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या, जैसे हम कैपेसिटर में जब अप्लाई करेंगे तब भी हम लोग वही पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक सिग्मा बी इज इक्वल टू जीरो जो हम लोग करते हैं वही करंट में किया जा रहा था, लेकिन करंट में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू सी वी, तो V क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई C। बस वो करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे सारी चीजें वैसे रहेंगी, अगर यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है तो यहाँ से मान लिया Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो Q चार्ज इस पर जाएगा। तो जब इस पर जाएगा तो हमें पता है जिस प्लेट पर पहले चार्ज पहुंचेगा उसे प्लस करेगा और दूसरी वाली प्लेट को माइनस, और इसके ऊपर चार्ज कितना, इतना ही क्यू चार्ज रहेगा, मतलब चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर पर क्या जाएगा, क्यू। ऐसे जब हम लोग आगे चलेंगे तो यही चार्ज यहाँ से फ्लो करते हुए आगे की तरफ जाएगा, और जब ये चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा जाकर तो इसकी पहली प्लेट को प्लस करेगा, दूसरी प्लेट को माइनस, और यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाएगा क्यू, और वापस ये चार्ज यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे दो बैटरी लगी, जैसे करंट भी कई बैटरीज होती है, लेकिन करंट हम हर एक बैटरी से थोड़े दिखाते हैं, कहीं एक जगह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वैसे ही चार्ज भी किया गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अगेन बिल्कुल वैसे ही कि किसी भी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और घूमते हुए वहीं पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर लूप यहाँ पर है तो इसमें हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखते हैं जरा, ध्यान में रखते हुए कि V इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C। तो जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया तो हम कहां पर पहुंचे, माइनस पर, तो माइनस Q डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पर हो जाएगा माइनस Q डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, फिर हम यहां से आगे बढ़े, कहां पर पहुंचे, प्लस, तो यहां पर प्लस 12 हो जाएगा। फिर आगे पहुंचे माइनस पर, तो माइनस Q डिवाइडेड बाई 8, और फिर वापस आ जाएंगे -6, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब यहां पर इसे सॉल्व करना है, तो ये Q वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 अगर हम एलसीएम ले लें तो इधर क्या हो जाएगा, -2Q, और ये क्या हो जाएगा, -Q, और 12 माइनस 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3Q डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -6, या फिर माइनस कैंसिल, Q इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा, 16। अब 16 कुलाम आएगा या माइक्रो कुलाम, माइक्रो आएगा ना। जब आपने कैपेसिटर जहां जहां कैपेसिटेंस था उसको माइक्रो फेरेड में रखा है, तो चार्ज माइक्रो कुलाम में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 माइक्रो कुलाम। तो इस पर भी वही चार्ज रहेगा, उस पर भी वही सेम चार्ज रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर तीन कैपेसिटर्स आपको दिखाए गए हैं और दो बैटरीज, दोनों 6 वोल्ट की हैं। ठीक है, तो अगेन जैसे हम लोग रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन करते हैं सब कुछ वैसे ही चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर दो बैटरीज हैं, तो दोनों से तो हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे नहीं, कोई भी एक से हम लोग दिखा सकते हैं। तो अब जैसे दोनों सेम है तो कोई भी एक ले लो बैटरी, जैसे मान लिया हमने ये वाली ले ली। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर बैटरी ली और मान लेते हैं यहाँ से Q1 चार्ज चला, ठीक है, तो वो Q1 चार्ज यहाँ जाएगा और उसके बाद इस प्लेट को करेगा प्लस और इसे करेगा माइनस। ठीक है, इसके बाद यही चार्ज इधर चला गया, मान लिया इधर चार्ज गया Q2, तो ये प्लेट होगी प्लस और ये माइनस। इस पर जो चार्ज है वो बचेगा कितना, Q1 माइनस Q2, तो वो चार्ज इस पर जाएगा और इस प्लेट को करेगा प्लस और अगली प्लेट को करेगा माइनस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे किसी भी एक कॉर्नर से और वापस ऐसे घूमकर यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, और ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, दोनों में हमें अप्लाई करना है, तो देखते हैं जरा, जैसे फर्स्ट में अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है, यहां से चलेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, प्लस पर, कहां पर पहुंचे, प्लस पर, तो प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पर प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4।
डिवाइडेड बाई, फिर कहां पर आ जाएंगे, -6 पर, ठीक है। तो -6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे यहां से, कहां पर पहुंचे, माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, -Q2 डिवाइडेड बाई 4। फिर उसके बाद प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 4, प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। फिर प्लस पर पहुंचे, +6 इक्वल टू 0। नोट करिए। कहां पर, यहाँ पे नहीं, वो ऐसे नहीं आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो बैटरीज कनेक्ट है ना। एक बैटरी अगर कनेक्ट होगी तो ऐसा होगा, जैसे एक बैटरी कनेक्ट होती तो यहाँ से जो भी चार्ज चलता वो यहाँ पहुंचता, आगे दो पैरेलल में हो जाते, ये और ये कैपेसिटर पैरेलल में हो जाते, तो अब दोनों बराबर भी हैं तो दोनों में चार्ज आता, आधा आधा इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो बैटरी इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो ये बैटरी अलग अलग, मतलब जैसे जो भी बैटरीज हैं, वो ये वाली बैटरी यहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाएगी, ये अपना, तो क्या होगा वो भी सॉल्व होकर आएगा, ठीक है। एक बैटरी होती तब आप कह सकते थे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस लिख लिया, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, तुम अपने आप घर पे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन जब से हम करा रहे हैं तब से कभी नहीं सॉल्व किया, तो रिकॉर्ड कायम रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो Q1 जो है वो आ जाएगा 9.6 माइक्रोकूलम, और जो Q2 है वो आ जाएगा 14.4 माइक्रोकूलम, और जो Q1 माइनस Q2, एक पर क्या है चार्ज, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, नहीं ये 4 पॉइंट, ये 9.6 नहीं आएगा, सॉरी, ये 4.8 आएगा, 4.8, वो 9.6 आएगा, 4.8, और ये आ जाएगा -9.6 माइक्रो। तो Q1 सॉल्व होने पर आएगा 4.8, और Q2 आएगा 14.4, और Q1 माइनस Q2 आ जाएगा -9.6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो करके देख लेना। इसमें करना क्या भाई, इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को सॉल्व करना है। अब जो इसका मेन पॉइंट है वो समझ लो, ठीक है, जो हमें समझाना है एक्चुअल में। यहाँ पर जैसे एक माइनस आया, तो प्लस वाले में अगर सभी प्लस आ जाते तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ सोचना भी नहीं रहता कि भाई जो है वो है। लेकिन अगर माइनस आ गया तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हो गया कि ये माइनस का मतलब फिर यहाँ पर है क्या। तो आप देखो, जैसे यहाँ पर सपोज कर लिया, ये जो कैपेसिटर्स हैं इनके कुछ नाम डाल देते हैं तो समझाने में आसान हो जाएगा। इसको हमने C1 नाम दे दिया, इसको हमने C2 दे दिया, और ये हो गया C3, ठीक है। तो C1 और C2 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, Q1 और Q2 चार्ज है और दोनों प्लस में आए। लेकिन इसके लिए अगर आप देखें यहाँ पर तो माइनस में चार्ज आ गया। तो हम लोगों ने इस बात को पहले समझ रखा है कि करंट में अगर करंट से पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन दिखाई वो सही है, लेकिन अगर करंट नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। चार्ज में भी वही हो जाएगा, मतलब ये चार्ज जिस डायरेक्शन में दिखाया गया, जैसे हम सिर्फ अब पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ C3 हम बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए नेमिंग की हमने वहां पर, ये C3 बना रहे हैं। तो C3 में आपको ये नहीं कि दोबारा को सॉल्व करना, सॉल्व नहीं करना, बस उसका मतलब समझा रहे हैं। तो C3 में जो चार्ज आया है वो -9.6 आया है। इसका मतलब वो चार्ज इधर से नहीं बल्कि वो इधर से फ्लो करते हुए आएगा 9.6 माइक्रोकूलम, यानी कि वो Q1 माइनस Q2 इधर होगा, ठीक है। तो अगर इधर से चार्ज आएगा तो फिर ये वाली प्लेट प्लस होगी और ये माइनस, जबकि हमने डायग्राम में क्या दिखाया था, ये प्लस और ये माइनस। तो हमें पहले से तो कुछ पता नहीं रहता है, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चला ना। तो सॉल्व कर देंगे तभी ये पता चलेगा कि क्या होगा। तो पहले तो हमने अपने हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, अब फाइनली अगर किसी की पोलरिटी बदल रही है तो आपको मिल जाएगा। अगर इसकी पोलरिटी देखा जाए तो ये नहीं होगी, इसका मतलब इसकी पोलरिटी ये रहेगी, इधर से चार्ज आएगा। तो आप देखो, ये बैटरी दोनों ही अपना चार्ज फ्लो कराएंगी ना। तो ये बैटरी इधर से अपना चार्ज फ्लो कराएगी, ये बैटरी इधर से अपना चार्ज फ्लो कराएगी।
तो इन पर जो भी चार्ज होगा वो अलग अलग रहेगा और ये दोनों चार्ज आकर यहाँ पर मिल जाएंगे, इस पर आ जाएगा Q2 चार्ज और फिर इधर का चार्ज इधर चला जाएगा, उधर का चार्ज उधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका फ्लो होगा। लेकिन ये चीज हम पहले से नहीं करेंगे, हम लोग अपने एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सॉल्व कर लिया, फाइनली आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस पर क्या चार्ज होना है, कौन सी प्लेट प्लस होनी है, कौन सी प्लेट माइनस होनी है। तो जैसे दिखाया तो हमने ये था, लेकिन वास्तव में ये वाली प्लेट प्लस होगी और ये माइनस, और इस पर चार्ज कितना आएगा 9.6 माइक्रोकूलम उधर से फ्लो करते हुए आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये पॉइंट अलग से अपना ऐसे साइड में नोट कर लेंगे कि फाइनली ये फाइनल कंडीशन है C3 की। फाइनली C3 की ये कंडीशन हो जाएगी, बाकी C1 और C2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसे दिखाए गए थे वैसे ही रहेंगे। यहां पर देखते हैं बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पीछे किया था। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस में था वैसे यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें तो अगेन वैसे ही सब कुछ हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे बैटरी है तो यहाँ से अगर चार्ज निकला मान लिया Q1 तो इसमें वापस भी जाना है Q1। ठीक है, तो ये चार्ज का मतलब घूमकर यहीं आ जाएगा, उधर नहीं जाएगा। और वैसे अगर यहाँ से मान लिया चार्ज चला Q2 तो ये चार्ज यहाँ पर जाएगा और घूमकर वापस यहीं पर इसको आना रहेगा, तो ये चार्ज इस साइड में नहीं जाएगा। मतलब हम अगेन कह सकते हैं कि ये किस में है, ओपन सर्किट में है। और अगर ये ओपन सर्किट में है तो इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें चार्ज अगर इधर से इधर चला गया तो आएगा कैसे, वापस कैसे जाएगा बैटरी में, या उधर से चार्ज अगर इधर आ गया तो वापस बैटरी में नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट में हो गया ना। अगर बैटरी तक चार्ज वापस पहुंच जाए तो वो क्लोज सर्किट में रहेगा। तो इसका मतलब अगर हमें इस पर निकालना है चार्ज तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, Q1 = CV, C हो गया 2, V हो गया 5, तो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। यहाँ पर अगर आप Q2 देखें तो ये हो जाएगा C × V, C की वैल्यू है 4, V की वैल्यू है 10, कितना आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस पर चार्ज हो जाएगा 0, बिकॉज नो क्लोज। देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे पहले इसे हम जब कराते थे तो थोड़ा सा इसमें कुछ पार्ट डेरिवेशन के फॉर्म में भी हम बता देते थे कि ऐसे ऐसे यहाँ डराइव करके हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। सब जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें भी कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन करेंगे, पेपर उठाकर देखेंगे तो क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और कई बुक्स में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक लगभग एग्जाम में कभी ना कभी इसका क्वेश्चन आया, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, जैसे डायोड पढ़ेंगे तो डायोड में इसकी जरूरत हमें पड़ जाती है। ठीक है, एक जगह पर फिल्टर का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी बताया गया है, तो वहां पर पड़ती है समझने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, कई जगह पर आपको मिलेंगे भी, और हम लोग को थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अब वहां पर कैपेसिटर आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाता है, तो कई जगह पर जैसे ऐसी चीजें जब आती हैं ना तो आपको कैपेसिटर का थोड़ा सा जो नॉलेज है कि वहां पर चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, वो होना चाहिए, इसलिए इसको कराया जा रहा है। तो हम लोग इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे। वैसे भी जब हम लोग जैसे पिछली बार जब हम कराते थे या उससे पहले, तो इसमें पूरा डेरिवेशन हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि इसमें आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो हमने डिफरेंशिएशन तो आपको पढ़ाया था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आपको नहीं पढ़ाई थी। रीजन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग के सिलेबस में नहीं। पहले जब एनसीईआरटी में जैसे आगे भी कुछ जगह पर जब हम लोग रेजोनेंस वगैरह पढ़ते हैं, ऑसिलेशन, हालांकि इस साल वो हटा दिया गया है, छोटा सा ही टॉपिक था, तो छोटे छोटा हटाया गया है, थोड़ा सा हटा देते हैं, इनको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल। ठीक है, आधे घंटे का था, 40 मिनट का, तो वो टॉपिक उन्होंने हटा दिया। तो वो उस टॉपिक में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आता था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें भी जैसे एनसीईआरटी में भी लिख दिया था ना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, सॉल्व वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन थी। तो आपको हमने वो चीजें यहाँ से हमने हटा दी कि अब उसको करते ही नहीं, जब उसे सॉल्व ही नहीं करना है, दिया भी नहीं गया सिलेबस में है, तो फिर हम जस्ट एक नॉलेज के लिए पढ़ लें इसको। तो इसको याद करने के हिसाब से हमें पढ़ना है, हमें ज्यादा इसमें इसके कैलकुलेशन पर मतलब नहीं जाना। चीजें समझेंगे हम,
समझना जरूरी, क्योंकि समझेंगे तभी इसको क्वेश्चन में आप कर भी पाएंगे जो यहाँ पर पॉइंट बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं करना है हमें कि ये इक्वेशन आई कहां से। हम बस मान लेंगे कि अगर ये चार्ज होगा तो ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन के थ्रू चार्ज होगा। ठीक है, तो उसके चार्ज करने के लिए इसमें किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बनाई जाती है, फिर वो बन जाता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये रिजल्ट निकलता है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये रिजल्ट यहाँ पर है, जो चार्जिंग के केस में चार्ज जैसे इस पे प्रोसीड करेगा या जैसे बढ़ेगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि हमने ऐसी इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन दोनों आपको हमने ग्राफ में पढ़ाया था। ठीक है, ग्राफ में करवा दिया था कि ये अगर इक्वेशन है, समझाया भी था कि कैसे ये डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीजिंग वाली इक्वेशन बनती है जब इस फॉर्म में होती है, और अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होती तो इंक्रीजिंग की इक्वेशन बनती है। ग्राफ भी वहां पर बताया गया था, तो वो सारी चीज हमें पहले से पता है। तो हम इक्वेशन सिर्फ देखेंगे। इसमें जितनी ये कहानी लिखी गई है ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये कहानी आपको 2 पॉइंट लास्ट के समझेंगे, ये सारी कहानी आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको याद करने लायक नहीं मिलेगा, या कुछ भी ऐसा नहीं कि इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं। लास्ट के 2 पॉइंट देखेंगे, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, हमें इक्वेशन ही बस देखनी है, और इक्वेशन सब एक ही टाइप की है। जैसे आप देखो ये यहाँ पर है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें, यहाँ V नॉट आ जाएगा। ठीक, अगर हम करंट देखेंगे तो करंट चूंकि चार्ज को डिफरेंशिएट करके निकालते हैं dq/dt, तो जैसे ही 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो वो इक्वेशन 1 माइनस वाला हटा दिया, इतना टर्म बचेगा। डिस्चार्जिंग का केस देखेंगे, देखो वही इक्वेशन वैसे ही है, बस जस्ट 1 माइनस वाला टर्म हट गया, 1 माइनस का टर्म हट गया, करंट से भी 1 माइनस वाला टर्म हट गया, मतलब सारी इक्वेशंस एक ही जैसी यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस याद रखना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, क्योंकि सभी इक्वेशन एक ही टाइप की हैं। एक याद कर लिया, बाकी सब रिलेट हो जाती हैं वैसे ही। ठीक, तो एक पॉइंट यही हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इक्वेशंस वगैरह जैसे आपको बताएगी वैसे आप याद कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं चार्जिंग, ऐसे ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट मिलता जुलता हमें और पढ़ना रहेगा, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट का, जो हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर में। उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कई बार क्वेश्चन कुछ एग्जाम में कैपेसिटर और ये इंडक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों के यहाँ भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट अगर समझा हुआ है तो वो बहुत इजीली समझ लेंगे। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेट भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ग्राफ वगैरह सब एकदम एग्जैक्टली सेम ही रहते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर। अब ये पॉइंट ये है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है। तो वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, चार्जिंग मतलब कैपेसिटर को चार्ज करना, डिस्चार्जिंग मतलब डिस्चार्ज करना। लेकिन हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि ये हम कहां से कहां तक की सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पीछे भी तो हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर। तो वहां पर जो कैपेसिटर में आप चार्ज दिखाते हैं, कैपेसिटर पे जैसे आपने एक बैटरी ली और चार्ज यहां पर कह दिया कि क्यू चार्ज फ्लो करेगा, तो ये जो क्यू चार्ज इसी पर आएगा, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो ये जो हम दिखाते हैं ये फाइनल चार्ज होता है, मतलब ये फाइनली टोटल कितना चार्ज है। जैसे होता है ना कि बैटरी जब आप चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल जब आप चार्ज करते हैं तो उसमें इंडिकेटर बन के आता है, भाई अभी 2% है, फिर 10% हो गए, हम देखते रहते हैं अच्छा कब 100% होगा। ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे परसेंटेज उसमें बढ़ता जाता है, मतलब वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। फिर कुछ समय के बाद, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के बाद वो पूरा 100% आपको शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो फुल्ली चार्ज हो गया, यही तो उसका मतलब होता है। तो अब वो फुल्ली चार्ज है, यूज करने के लिए तैयार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही देख रहे हैं कि ये जो यहाँ हम दिखाते हैं ये 100% वाली कंडीशन, कि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब इसका जहां भी जैसे यूज करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक चार्ज होने से पहले क्या हुआ वो हमें देखना है, चार्ज होने से पहले। ठीक है, मतलब जब आपने मोबाइल चार्ज करना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से लेकर 100% के बीच में, मतलब वो 0 से 100% कैसे पहुंचा या किस तरह से वो पहुंच रहा है, हम वो देखने जा रहे हैं। मतलब ये फाइनल चार्ज है, लेकिन हम ये देखने जा रहे हैं कि वो चार्ज 0 से इस क्यू तक कैसे पहुंचा। ठीक है, तो वो कंडीशन हम देख रहे हैं, यानी कि हम स्टार्टिंग से चार्ज फुल चार्ज होने तक की कंडीशन देख रहे हैं। तो अभी तक जहां जहां भी हम लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटर के बारे में, तो वहां पर आप समझ लो कि जो वो चार्ज दिखाया जाता है वो टोटल फाइनल चार्ज होता है। समझ गए ना। अब हम उसके पहले की कंडीशन यहां पर ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो यही पहले पढ़ा देते, इसको बाद में क्यों पढ़ा रहे हैं।
तो पहली बात ये यहीं पर पढ़ाया था, क्योंकि इसका अगर डेरिवेशन करेंगे तो किरचॉफ्स लॉ से होगा। और दूसरी बात कि इसका उधर वाले कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। मतलब वहां पर जब वो फुल्ली चार्ज हो गया, उसके बाद उसका यूज आपको बताया गया कि उसका हम यूज कैसे करते हैं, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर ये चीज पहले पढ़ाई जाती तो भी इसका कोई यूज नहीं होना था वहां पर, ठीक है। बाद में पढ़ाया जाएगा तो भी नहीं। तो बता दिया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर हम कैसे इसको चार्ज करते हैं। जैसे आप सोचो सेल आपको कराया गया, तो सेल में हमने डिस्चार्जिंग पहले पढ़ा है, लेकिन डिस्चार्जिंग होने से पहले उसको चार्ज भी तो किया गया होगा। तो चार्जिंग अलग है, डिस्चार्जिंग अलग है, ठीक है। तो हमने डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया। चार्ज कैसे करेंगे वो अलग से आपको बता दिया गया। वही चीज यहाँ पर है कि कैपेसिटर को फुल चार्ज कैसे किया जा रहा है वो हम देखने जा रहे हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का काम आपको पता है, करंट को लिमिट करना रहता है, और यहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट यहाँ पर फ्लो करेगी, धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब ये जब स्टार्ट होगा तब क्या होगा, फुल्ली चार्ज होने पर तब क्या हो जाएगा, वही सब कुछ हमें समझना है। तो आप देखो इस पर जो ये चार्ज है, धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते फाइनल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो चार्ज की है उसको हम मान रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है। वो वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट। तो ये क्यू जीरो से कहां तक पहुंचेगा, जीरो से पहुंच जाएगा ये क्यू नॉट तक, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लिया जीरो से क्यू नॉट तक पहुंचने में, ऐसे इमेजिन कर लिया कि मान लिया 10 मिनट लग रहा है जीरो से क्यू नॉट तक पहुंचने में। तो अगर आप 2 मिनट बाद देखेंगे, 3 मिनट बाद देखेंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे, तो आपको कैसे चार्ज बढ़ता हुआ दिखेगा वो यहाँ पर इस इक्वेशन से बता सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें चार्ज किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम के साथ दिया गया ना रिलेशन, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो चार्ज है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इस इक्वेशन से आप देंगे, चाहे 2 सेकंड के बाद देखो, चाहे 2 मिनट के बाद देखो, चाहे 10 मिनट के बाद देखो, इसी से आप यहाँ पर चार्ज के बता सकते हैं कि इस समय कितना चार्ज होगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसीलिए कहा जाएगा कि चार्ज जो इस पर बढ़ेगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप देखो यहाँ जो क्यू नॉट है वो सी लिखा गया कि ये मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पर, बट इसे हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको भी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कैसे लिखेंगे। ये जब सॉल्व किया जाता है तो ये क्यू नॉट नहीं आता है, क्यू नॉट की जगह पर क्या आता है, सी। तो वही यहाँ लिखा गया है कि क्यू नॉट एक्चुअल में सीई है, एंड दिस इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन सही है तो एक तरह से यहाँ पर अगर ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है तो आपको खुद ही समझना है कि t इज इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर चार्ज तो था नहीं, ठीक है। तो वहां पर चार्ज क्या दिखाना चाहिए, इसे जीरो। और अगर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो इस पर चार्ज कितना आना चाहिए, क्यू नॉट, यानी कि q बराबर क्या आना चाहिए, क्यू नॉट। जरा चेक करते हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं हम लोग। t इज 1 माइनस 1 का मतलब जीरो, यानी कि चार्ज कितना है, जीरो। तो वही होना भी चाहिए था, और वही यहाँ पर मिल भी रहा है। अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी रखें, इनफाइनाइट हम कभी भी माइनस में नहीं रखते, आपको ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा 1 अपान ई टू द पावर टी बाई आर सी। तो 1 अपान ई टू द पावर टी बाई आर सी, और टी की जगह क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। टी की जगह क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। तो 1 अपान ई टू द पावर इंफिनिटी, और ई टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको याद है ना, इसकी वैल्यू क्या बताएगी, 2 तो 2.718 है, उसकी पावर अगर इनफाइनाइट लगा दोगे तो इनफाइनाइट ही तो हो जाएगा। तो ये 1 अपान इनफाइनाइट, और ई टू द पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट हो गया, तो 1 अपान इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो हो गया, मतलब क्या बचा, क्यू नॉट। तो हमें पहले से ही पता था कि यही आना चाहिए, दैट इज कैपेसिटर चार्ज्ड फुली। तो समझ गए ना। तो ये इक्वेशन करेक्ट आपको दे रही है, सारे जो भी डिटेल है, लेकिन ये आपने देखा कि इसमें कुछ आपके याद करने लायक नहीं, बस आपको बता दिया गया कि स्टार्टिंग में चार्ज क्या था, जीरो, और इनफाइनाइट पर वो फुल्ली चार्ज हो गया। तो मेन हमारे लिए ये इक्वेशन हो गई बस, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अगर हम चार्ज को कैपेसिटी से डिवाइड कर दें Q बाई सी, तो वो क्या हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर C से डिवाइड कर दें, यहाँ भी C से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा V, और ये बन जाएगा V नॉट।